अच्छा तो मिस्टर एक्स के प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे और आराम से बारिश का मजा ले रहे होंगे। और इसी बारिश के मजे में आज जबरदस्त डर का तड़का लगने वाला है, क्योंकि यह तो आप जानते हैं कि हमारी हर स्टोरी जो होती है वह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती है। स्टोरी में कई बार ऐसे ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं कि सुनने वाले की रूह कांप उठती है। अगर आप स्टोरी में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो यकीन मानिए, आधी रात को जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा। तो आज जो घटना मेरे सामने आई है वह एक ऑटो ड्राइवर की है। साथ में उसका एक दोस्त भी था। तो ऑटो ड्राइवर काफ़ी गरीब परिवार से था और अपने बच्चों का लालन पालन बड़े ही मुश्किलों से करता था। और ऐसे मीडियम क्लास घर में जब कोई बीमारी पीछे लग जाती है ना, तो आदमी बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उसकी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन वह बीमारी उसके पूरे घर को खा बैठती है। तो ऐसे में जब वह चारों तरफ से निराश हो जाता है, फिर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह पैसे लाने के लिए किस हद तक जा सकता है। अगर उसे यमराज से भी लड़ना पड़े तो वह यमराज से भी भीड़ जाता है। तो वह ऑटो ड्राइवर ऐसे ही कुछ संघर्ष के समय में एक ऐसी हवेली में चला जाता है जहां पर काफी समय से यह अफवाहें चल रही थी कि उसमें काफी सारा धन और खजाना वहां पर छिपा हुआ है। लेकिन उसके साथ ही साथ उस हवेली में कुछ प्रेत आत्माओं का भी बसेरा था और कहा जाता था कि जो भी वहां पर जाता था वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा था। काफी लोग ऐसे थे जो उस खजाने की तलाश में हवेली के अंदर गए थे और वहां पर खजाना ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में वह वापस कभी निकल ही नहीं पाए। पता नहीं उनको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तो यहाँ पर इस ऑटो ड्राइवर को उन सभी घटनाओं के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन मैंने बताया कि इंसान गरीबी के आगे हर तरह से हार जाता है और वह अपनी गरीबी को मिटाने के लिए और अपने एक बहुत बड़े संकट को टालने के लिए उस हवेल में घुसने का फैसला करता है। और वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हुआ वही मैं आपको आज की घटना में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। ऑटो ड्राइवर शंकर माथे पर शिकन लिए अपने ऑटो को उस सुनसान इलाके की तरफ मोड़ देता है जहां पर लोग जाने से भी डरते हैं। उस सड़क पर केवल वही लोग जाते हैं जो उस जगह स्थित हवेली से अनजान हैं। लेकिन ऑटो ड्राइवर शंकर के साथ ऐसा नहीं था। वह उस हवेली के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी किद्वंतियां, उसका इतिहास, सब कुछ। लेकिन फिर भी ऐसी क्या बात थी कि शंकर रात के अंधेरे में उस हवेली की ओर जा रहा था। शंकर के ऑटो की पिछली सीट पर उसका दोस्त विमल बैठा था, जो उससे बार बार यही कह रहा था, देख शंकर, जल्दबाजी मत कर, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा, लेकिन वहां जाना सही नहीं है। शंकर रुआसी आवाज में कहता है, कैसे कैसे होगा पैसों का इंतजाम? क्या मेरी कोई लॉटरी लग जाएगी या मुझे पैसों से भरा बैग मिल जाएगा? विमल शंकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तेरी हालत समझता हूं, लेकिन वो हवेली सुरक्षित नहीं है। तुझे उसकी कहानियों के बारे में नहीं पता क्या? हमारा एक लालच हमें ले डुबा सकता है, हमारी जान पर बना सकती है। वहां पर कई बार कई लाशें मिली हैं। जिस किसी ने भी उस हवेली के खजाने को ढूंढने की कोशिश की है वह मारा गया है। तू मेरी बात समझता क्यों नहीं है? शंकर कहता है, मैं सब समझ रहा हूं, ऐसे बेबस होकर जीने से तो मरना अच्छा है। क्या फायदा, मैं अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा। मर जाऊंगा तो ही बेहतर होगा, कम से कम उसे मरता हुआ तो नहीं देखूंगा। विमल शंकर को समझा रहा था कि उस हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है। आखिर वे लोग उस हवेली में क्या करने जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? दरअसल हरियाणा और राजस्थान में आपको बहुत हवेलियां मिल जाएंगी जिनमें पुराने टाइम में सेठ लोग रहा करते थे। उनके ठाट बाट किसी राजा से कम नहीं थे। आजकल ज्यादातर हवेलियां नष्ट हो चुकी हैं। जो बाकी है उन्हें आज भी सुरक्षित रखा जा रहा है, लेकिन अधिकतर हवेलियों का हाल बुरा हो गया है। उन्हीं में से एक हवेली थी सेठ रूपचंद की हवेली। ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं और वहां जाने वालों को मार देती हैं। अब लोग वहां जाते क्यों हैं? उसके पीछे का कारण यह है कि रूपचंद के पास बहुत सारी धन दौलत थी,
जो उसने अपने हवेली में बहुत सारे कलसों में कहीं छुपा कर रखी थी। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वह धन दौलत कहाँ गई। सोने और चांदी के सिक्कों को पाने की चाह में लोग उस हवेली में जाते थे और वहीं पर कैद हो जाते थे। अगर मिलती थी तो केवल उनकी लाशें। वहीं दूसरी ओर शंकर, एक ऑटो ड्राइवर, वैसे तो उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अचानक पता चलता है कि उसकी पत्नी राधिका को कैंसर है और अब उसकी कीमोथेरेपी, दवाई वगैरह के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। अब शंकर ठहरा एक मिडिल क्लास आदमी। उसकी रोज की जरूरतें थी जिन्हें पूरे करने के बाद उसके पास गिने चुने पैसे ही बचते और वो भी इधर उधर खर्च हो जाते। ऐसे में लाखों रुपए का खर्चा वह कैसे करता। उसने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन 10 से 15 लाख रुपए कौन दे देता। दवाइयों से लेकर घर की जरूरतें ही पूरी करना बहुत मुश्किल था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। शंकर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पत्नी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक फैसला किया और वो फैसला था सेठ रूपचंद की हवेली में जाकर उस खजाने की खोज करना जिसे पाने की कोशिश हर व्यक्ति ने की, और जिस व्यक्ति ने खजाने को पाने की कोशिश की वह कभी वहां से लौटा ही नहीं। अब यह तो भगवान ही जाने कि यह सिर्फ कहानी थी या सच में वहां ऐसा था। लेकिन हां, उस हवेली के सामने से गुजरते हुए हर व्यक्ति डरता था। दिन में आवाज आई रहती थी, लेकिन रात में तो उस ओर कोई जाता ही नहीं था। लोगों का कहना है कि आते जाते कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि रात को हवेली के सामने से रूपचंद के रोने की आवाज आती है। एक कहानी यह भी है कि रूपचंद अपनी दौलत से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके घर में रहने वाले नौकरानी उसके घर से सोने और चांदी के सिक्कों के कलसे चुरा कर ले गई। इसके बाद रूपचंद ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह लड़की मिली नहीं और अपनी दौलत के खोने के गम में रूपचंद पागल सा हो गया और फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। तब से रूपचंद की आत्मा उस हवेली में भटकती है और फिर धीरे धीरे रूपचंद की आत्मा वहां मौजूद लोगों को मारने लगी। रूपचंद के परिवार में केवल उसकी पत्नी और उसके 2 लड़के थे। रूपचंद की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और 2 बच्चे कहां चले गए आज तक किसी को नहीं पता। यह सब तो कहानी है, लेकिन सच तो केवल उसे ही पता है जो उस हवेली के अंदर गया है। उस रात शंकर ने भी रूपचंद की हवेली में जाने का तय कर लिया था। अपने दोस्त विमल के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना। विमल को डर तो था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, लेकिन शंकर अपनी लाइफ से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसे किसी भी तरह रूपचंद के खजाने की खोज करनी थी। उस रात शंकर ने अचानक रूपचंद की हवेली में जाने की सोची, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर उसने अपने खास दोस्त विमल से उस हवेली में जाने की जिद की। पहले तो विमल भी न नखुर करता रहा। अंत में शंकर की बेबसी देखकर वह भी उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। हवेली में पहुंचते ही उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच लगा एक लकड़ी का भारी दरवाजा था जो थोड़ा टूटा हुआ था और उसके दूसरी ओर आसानी से जाया जा सकता था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उल्लू बोलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर शंकर और विमल तुरंत सहम जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। विमल एक आखिरी बार कहता है, शंकर यार, जिद मत कर, अभी भी समय है, लौट चलते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं हमने इस हवेली में कदम रखा और फिर यही फंसे रह गए तो क्या होगा। शंकर का गला सूख चुका था। वह अपने गले को धुआं से तर करता है और भगवान का नाम लेकर हवेली के अंदर पहला कदम रख देता है। जैसे ही वह कदम रखता है, चारों तरफ से चमगादड़ों का झुंड उड़ता हुआ इधर उधर जाने लगता है और उसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज शंकर और विमल के कानों को चीरती हुई दूर तक जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। शंकर हाथ में टॉर्च लिए था। वह टॉर्च की रोशनी चारों तरफ मारता है। शंकर और विमल हवेली के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे और उनके ऊपर खुला आसमान था। हवेली में चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और कमरे बने हुए थे।
वह हवेली 3 मंजिला थी और देखने में बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी। दीवारें लगभग काली हो चुकी थी। आसपास झाड़ियां और पेड़ उग आए थे। हवेली के उस नज़ारे को देखकर शंकर और विमल की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक पल को तो शंकर का भी मन हुआ कि वह वापस लौट चले, लेकिन नहीं, उसका दिमाग वापस लौटने को नहीं कह रहा था। इसीलिए वह हवेली में बने कमरों की तरफ बढ़ा। विमल उसके पीछे था। कमरे में जाने से पहले एक बरामदा था और बरामदे पर चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां थीं जो कि टूटी फूटी थीं। शंकर टॉर्च दिखाते हुए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, अचानक उसके पैरों के सामने से एक सांप गुजरता है, जिसे देखकर वह उछल पड़ता है। शंकर को इस तरह उछलता देख विमल भी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तब शंकर विमल को शांत कराता है और कहता है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुप हो जा। विमल कहता है, तो तू क्यों चीखा? शंकर कहता है, कुछ नहीं यार, वो सांप इधर से गुजरा था। ये सुनते ही विमल अपनी आंखें चौड़ी करता है और कहता है, क्या सांप? और तू कहता है कुछ नहीं था। शंकर यार, मुझे अंदर नहीं जाना, बाहर सांप है तो अंदर क्या कुछ होगा। शंकर विमल को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत, मेरा हाथ पकड़ और अंदर चल, और यह टॉर्च को बार बार जला बुझा मत, जला कर रख। वे लोग बरामदे में कदम रखते हैं तो देखते हैं कि जमीन पर धूल की मोटी चादर तनी हुई है। अगर उस धूल पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो किसी का पैर ढंस जाए। बरामदे में जाते ही शंकर और विमल को एक कमरा दिखता है। उसके दरवाजे गायब थे। शंकर आगे चल रहा था जबकि विमल पीछे था। तभी विमल की नजर दाईं ओर चमकती हुई 2 रोशनी पर गई। वह घबरा गया। उसने शंकर का कंधा पकड़कर उसे रोकना चाहा। शंकर ने पीछे मुड़कर धीरे से कहा, अब क्या है? विमल ने उंगली से उन 2 चमकती रोशनी की तरफ इशारा किया। शंकर ने जैसे ही उस चमकती रोशनी की ओर अपनी लाइट की, वह तुरंत उछलकर जमीन पर गिर गया। एक बिल्ली जिसकी आंखें हरे रंग में चमक रही थी, वह शंकर के मुंह पर झपट्टा मारने लगी और उसे नोचने लगी। एक पल को तो विमल घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल जब उसने देखा कि यह तो एक बिल्ली है, तो फिर वह बिल्ली को मारने लगा और उसे भगा दिया। शंकर अपने आप को संभालता है। वह कहता है, अजीब बवाल है, ऐसा लगता है यहाँ पर भूत प्रेत नहीं, जानवर रहते हैं। कभी सांप, बिच्छू, कभी चमगादड़ और अब ये बिल्ली। विमल कहता है, यार तुझे भी तो रात में ही आने की पड़ी थी, दिन में नहीं आ सकता था। शंकर कहता है, दिन में हमें यहाँ कौन आने देता? इस रोड पर अच्छे खासे लोग आते जाते हैं। अगर किसी को पता चल जाता कि हम इस हवेली में जा रहे हैं तो कोई भी पुलिस को बुलाकर हमें अंदर करवा देता। शंकर और विमल पहले कमरे में जाते हैं। वह देखते हैं कि कमरे में एक टूटा हुआ पलंग और टूटी हुई कुर्सी के कुछ अवशेष पड़े हैं। शंकर जब अपनी टॉर्च इधर उधर मारता है तो उसे जमीन पर रद्दी के कुछ कागज पड़े दिखाई देते हैं। टॉर्च मारने पर वे कागज अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। यह देखकर शंकर और विमल को अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जमीन पर पड़ी धूल भी अपने आप हवा में उड़ने लगती है, जिस कारण शंकर और विमल को खांसी उठने लगती है और वे लोग तुरंत बाहर आ जाते हैं। बाहर बिल्कुल शांति थी, कोई हवा नहीं, कोई आहट नहीं। वे लोग बरामदे में होते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा बक्सा दिखाई देता है। उस बक्से को देखकर शंकर की आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी से विमल की ओर देखता है और कहता है, देख यार, ये एक संदूक है और इसमें ताला भी लगा है, तोड़कर देखते हैं, हो सकता है इसमें कुछ हो। विमल उस बक्से को अच्छी तरह देखता है। बक्से पर भी धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। देखने में ही कई वर्षों पुराना लग रहा था और उस बक्से पर एक मोटा जंग लगा हुआ ताला लटका हुआ था। विमल को भी शक होता है कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। विमल बाहर से एक पत्थर उठाकर लाता है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक के ताले को तोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो संदूक को खोलते हैं तो डर के मारे चिल्ला उठाते हैं, क्योंकि संदूक के अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। संदूक से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध भी आ रही थी। शंकर और विमल तुरंत वहां से भागते हैं। विमल तो उल्टी करने लगता है। शंकर जैसे तैसे करके उसे संभालता है। विमल कहता है, शंकर चल वापस घर चलते हैं, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे।
कहीं से तो पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा, यहां रुकना ठीक नहीं है। शंकर बेबसी के साथ कहता है, यार विमल, ऐसा मत कह, मैं तेरे भरोसे ही यहां आया हूं। एक बार पूरी हवेली घूमने में क्या ही जाता है, क्या पता एक सिक्का ही मिल जाए। शंकर की आंखों में आंसू थे। विमल शंकर का सबसे अच्छा दोस्त भी था, इसीलिए वो शंकर के साथ आने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन हवेली की डरावनी घटनाएं विमल का साहस तोड़ रही थी। फिर भी वो अपने दोस्त के खातिर हवेली में खोज के लिए तैयार हो जाता है। विमल कहता है, अच्छा ठीक है, रोना बंद कर, लड़कियों के जैसे रो रहा था, चल दूसरा कमरा देखते हैं। इसी तरह विमल और शंकर एक एक करके हवेली में सभी कमरों में खजाने की खोज कर रहे थे। जब वे लोग बरामदे में थे तब उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वैसे तो वे लोग दूसरे कमरे में जाने वाले थे, लेकिन रोने की आवाज की वजह से वे लोग सामने वाले कमरे में चले जाते हैं। वह कमरा पूरी तरह से खाली था, बस दीवार पर एक खूंटी थी और खूंटी पर एक लंबा कपड़ा बंधा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ओढ़नी या अंगोछा है। कमरे में घुसते ही विमल और शंकर की नजर सीधे खूंटी पर बंधे कपड़े पर जाती है, जो शायद सफेद रंग का था, लेकिन धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। शंकर और विमल की टॉर्च की रोशनी उसी कपड़े पर अटकी हुई थी और वो कपड़ा हिल रहा था जैसे कोई झूला हो। विमल समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कपड़ा इतना हिल क्यों रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर शंकर की नजर उस कमरे की एक खिड़की पर थी। खिड़की के दूसरी ओर एक सफेद सा साया खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की खड़ी हो और उसके कपड़े उड़ रहे हों। चूंकि शंकर और विमल दोनों के टॉर्च की रोशनी खूंटी के पर थी, इसीलिए शंकर को बाहर खड़ा साया ठीक से दिख नहीं पाता, लेकिन जैसे ही वो अपनी टॉर्च खिड़की की तरफ करता है, वैसे ही वो साया अपने आप गायब हो जाता है। इसके साथ ही रोने की आवाज भी बंद हो जाती है। विमल कहता है, तूने भी वो आवाज सुनी थी ना? शंकर कहता है, हाँ, आवाज आई तो थी और इसी कमरे से आई थी। विमल कहता है, चल छोड़, दूसरे कमरे में चलते हैं, हमें डरना नहीं है। इतना कहकर विमल और शंकर वापस आने के लिए मुड़ते हैं। तभी खूंटी पर टंगा कपड़ा अपने आप उड़ते हुए शंकर के सिर पर गिर जाता है, जिससे शंकर का पूरा मुंह ढक जाता है। इस घटना से शंकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ से टॉर्च भी गिर जाती है। वह चिल्लाने लगता है। विमल भी शंकर की ओर देखते ही घबरा जाता है। विमल जल्दी से शंकर के मुंह से वो कपड़ा हटाता है, लेकिन जैसे ही विमल ने शंकर के मुंह से कपड़ा हटाया, वह खुद हैरान रह गया। शंकर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। अपने मुंह से कपड़ा हटता देख शंकर को भी अपने चेहरे पर किसी चिपचिपी चीज का एहसास होता है, इसलिए वह भी अपना गाल छूकर देखता है तो खुद भी चौंक जाता है। वह घबराते हुए कहता है, विमल, विमल, ये सब क्या है? विमल भी घबराया हुआ था। वह कहता है, मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता, ये कपड़ा तेरे ऊपर अपने आप कैसे आया? विमल जल्दी से उस कपड़े को उठाकर देखता है तो उस कपड़े में कहीं भी कोई खून का निशान नहीं था। विमल और शंकर दोनों हैरान रह जाते हैं कि शंकर के मुंह पर वो खून कहां से आया। शंकर उसी कपड़े से अपना चेहरा पोंछ लेता है जो कुछ देर पहले उसके मुंह पर आकर गिरा था। विमल इस घटना से काफी डर गया था। न केवल विमल बल्कि शंकर भी। लेकिन शंकर अपने डर को जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विमल हवेली से बाहर जाने की जिद न करने लगे। फिर वे लोग उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। विमल कहता है, शंकर, हम इधर उधर की चीजों में ना लगे तो ही बेहतर है। हमें जल्द से जल्द खजाने को ढूंढना होगा। देख, मुझे लगता है कि वो खजाना कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर छुपा हुआ होगा जहां पर आम इंसान ना पहुंच पाए। हमें हर कमरे में ऐसी जगह को खोजना होगा जो थोड़ी गुप्त हो, जैसे कोई ताक या कमरे के अंदर एक अन्य दरवाजा, कुछ इस तरह का। शंकर कहता है, हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमें अपना वक्त खराब नहीं करना चाहिए। वे लोग हिम्मत करते हुए ग्राउंड फ्लोर के अन्य कमरे में जाते हैं। इसी तरह लगभग 2 या 3 कमरे और देखते हैं। फिर उन्हें एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जहां पर एक अजीब सुगंध आ रही थी। वह सुगंध किस चीज की थी यह उन्हें नहीं पता, लेकिन वह जिसकी भी सुगंध थी
उन्हें वहां ठहरने पर मजबूर कर रही थी। वे दोनों चुपचाप बिना एक दूसरे से बात किए कुछ देर वहीं रुके रहते हैं। वहां काफी सारा सामान भी पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टोर रूम है। अचानक विमल के दिमाग में एक बात आती है कि ये एक भरा हुआ कमरा है, जबकि अन्य सभी कमरे लगभग खाली ही थे। हो सकता है यहां हमें कुछ मिल जाए, इसलिए वह शंकर से कहता है। शंकर एक अजीब ही सम्मोहन में था। वह विमल की आवाज़ नहीं सुनता। विमल दोबारा कहता है, शंकर कहाँ खो गया? शंकर ध्यान को तोड़ते हुए कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूं। विमल कहता है, मुझे यह कोई स्टोर रूम जैसा लग रहा है। एक बार हम इस जगह को अच्छी तरह चेक करते हैं। हो सकता है खजाना यहीं कहीं छुपा हुआ हो। वे लोग उस कमरे का एक एक सामान हटाकर देखने लगते हैं। वहां एक काफी पुरानी लकड़ी की लगभग टूटी हुई अलमारी खड़ी थी। विमल जैसे ही अलमारी पर टॉर्च मारता है, तब उस टूटी हुई अलमारी के पीछे की तरफ एक रास्ता सा दिखाई देता है। विमल पास जाकर देखता है तो पाता है कि हाँ, अलमारी के पीछे अंधेरा है और शायद कोई कमरा भी है। विमल शंकर से कहता है, शंकर इधर आ, इस अलमारी को हटाने में मेरी मदद कर। शंकर पूछता है, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? विमल कहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है इसके पीछे कोई कमरा है। विमल और शंकर दोनों मिलकर उस अलमारी को हटाते हैं। वह अलमारी ज्यादा भारी नहीं थी, क्योंकि लगभग टूटी हुई थी, बस खांचा रह गया था। वे लोग जब उस अलमारी को हटाते हैं तो एक छोटी सी चौखट पाते हैं। चौखट के अंदर एक छोटे से स्टोर रूम जैसा ही तहखाना बना हुआ था। तहखाना कह लो या फिर एक तिजोरी कह लो। जब वे उस छोटी सी जगह पर टॉर्च मारते हैं तो उन्हें वह जगह काफी अजीब लगती है। 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी जगह का भला क्या काम हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह टॉर्च उस जगह की जमीन पर मारते हैं, तब उन्हें वहां बड़े बड़े गोल खाने दिखाई देते हैं और उसके नीचे काफी धूल मिट्टी और कुछ मटके भी दिखाई देते हैं। मटकों को देखकर विमल की आंखों में चमक आ जाती है। वह जल्दी से चिल्लाता है, शंकर ये देख, ये क्या है? शंकर जब जाकर देखता है तो वह भी खुश हो जाता है। वह उत्सुकता के साथ कहता है, यार ये तो मटके हैं, कहीं इनमें खजाना तो नहीं? इतना कहते ही शंकर उस तंग सी जगह पर चला जाता है और एक मटका उठाने की कोशिश करता है। मटका काफी भारी था। भारी मटके को देखकर शंकर का मन और भी ज्यादा गदगद हो जाता है। वह खुशी से कहता है, यार लगता है अब किस्मत चमकने वाली है, तू ठीक से टॉर्च दिखा। शंकर वह मटका उठा ही रहा था कि तभी उनके कानों में पायल की झंकार की आवाज आती है। वह आवाज काफी तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस कमरे में ही कोई लड़की मौजूद है जो अपनी पायल बजा रही है। उस आवाज को सुनकर शंकर के हाथ एकदम रुक जाते हैं और विमल के कान खड़े हो जाते हैं। विमल को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे ही कोई खड़ा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे पलट कर देख ले। शंकर, जो कि विमल की तरफ ही देख रहा था, अचानक उसकी नजर विमल के दाईं ओर चमकते हुई 2 आंखों पर पड़ती है। इस बार उन चमकती हुई आंखों को देखकर पता चल रहा था कि वे आंखें बिल्ली की नहीं है। शंकर विमल से कहना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी जुबान ही बंद हो गई हो, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस बुत बना खड़ा था। शंकर कुछ भी कह पाता उससे पहले ही विमल को अपने कानों पर किसी की सांसों का एहसास होता है। ऐसा लग रहा था कोई तेज तेज सांसें भर रहा है। विमल अब घबरा चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वहीं दूसरी ओर शंकर भी विमल को इस तरह से देख रहा था जैसे वह किसी मुसीबत में है। विमल बड़ी हिम्मत करके पीछे पलटकर देखता है तो चिल्ला उठता है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। विमल के देखते ही वह लड़की अपना असली रूप ले लेती है। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और आंखें चमकदार, बाल खुले हुए थे। चेहरे पर कई सारे कट के निशान थे। गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने गला काटा हो। आंखों में आंसू थे। विमल उस चेहरे को देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि खड़े खड़े ही गिर जाता है। उसके हाथ से टॉर्च गिरकर शंकर के पास चली जाती है। शंकर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विमल को संभाल सकता, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो अजीब सी दिखने वाली लड़की वहां से गायब हो जाती है और फिर उस कमरे का सामान अपने आप हवा में इधर उधर उड़ने लगता है।
लेकिन उस लड़की के गायब होते ही विमल और शंकर में थोड़ी हिम्मत आती है और वे खड़े होकर खुद को संभालते हैं। फिर वे बाहर जाने की कोशिश करते, लेकिन उस नज़ारे को देखने लगते हैं जो कमरे में जादू की तरह हो रहा था। विमल कहता है, शंकर, हमें जल्दी से इस कमरे से बाहर चलना होगा। शंकर भी डरा हुआ था, लेकिन वो उस मटके को निकालना चाहता था। उसे यकीन था कि इस मटके के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा, और अंत में जब वह देखता है कि मटका नहीं निकाल पा रहा, तो वह उसे अपनी टॉर्च से तोड़ने की कोशिश करता है। वह पाता है कि उस मटके में सच में बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हैं और साथ ही कुछ लाल कपड़े भी रखे हैं। शंकर जल्दी से सोने के सिक्कों को जितना बटोर सकता था बटोरता है। उस कमरे में अभी भी सामान हवा में इधर उधर उड़ रहा था। जैसे ही विमल अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, एक सामान उसकी ओर आकर गिरता है, लेकिन विमल अपने आप को संभाल लेता है और यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक वे दरवाजे की मुख्य चौखट तक नहीं पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे करके वे लोग उस कमरे से बाहर तो निकल गए थे, लेकिन बाहर का मंजर और भी ज्यादा खतरनाक था। हवेली के आंगन में मिट्टी का एक मटका अपने आप लटका हुआ था और नाच रहा था। उस मटके से अजीब सी हंसने की आवाजें आ रही थीं। विमल और शंकर उस मटके को नाचते हुए बड़ी गौर से देख रहे थे, और फिर अचानक वो मटका जमीन पर गिरकर टूट जाता है। जैसे ही वो मटका टूटता है, उस मटके से बहुत सारी सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं, जो जमीन पर इधर उधर बिखर जाते हैं। और फिर शंकर जल्दी से भागकर जाता है और उन सिक्कों को बटोरने लगता है। विमल उसे रोकना चाहता था, लेकिन शंकर सिक्कों के चक्कर में अंधा हो चुका था। उसे नहीं पता था कि यह सामान्य बात नहीं है, लेकिन शंकर की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खजाना था। इसी बीच विमल की नजर हवेली के दूसरे माले पर खड़ी उसी लड़की पर पड़ती है, जिसे कुछ देर पहले उसने उस डरावने कमरे में देखा था। वह लड़की शंकर को देखकर मुस्कुरा रही थी। विमल तभी समझ जाता है कि इन सोने के सिक्कों में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह शंकर को आवाज लगाता है, शंकर, रुक जा, वापस आ, चल, जल्दी से बाहर चलते हैं। शंकर के कानों पर जैसे जूं नहीं रेंगती। वह उन सिक्कों को देखकर पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे भूत प्रेत किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। विमल गुस्से में शंकर को उठाता है और कहता है, तू पागल हो गया है। देख, क्या तुझे वहां वह औरत नहीं दिखाई देती? शंकर ऊपर की तरफ देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। विमल भी हैरान था। शंकर कहता है, विमल, ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू भी जल्दी से सिक्के उठा ले। इतना कहते ही शंकर वापस जमीन पर झुकता है तो पाता है वहां एक भी सिक्का नहीं है। यह देखकर शंकर भी हैरान हो जाता है। वह चौकन्ना होकर सब तरफ देखता है, उसे कहीं कोई सिक्का नजर नहीं आता। यहां तक अब तक उसने जो सिक्के इकट्ठे किए थे उसे वो भी नजर नहीं आते। शंकर पागल सा हो जाता है और कहता है, अरे वो सिक्के कहां गए? सारे सिक्के कहां गए? अब उसके पास केवल वही सिक्के बचे थे जो वह कमरे से लेकर आया था। वह उन सिक्कों को अपने थैले में अच्छे से बांध लेता है। विमल शंकर का हाथ पकड़कर उस हवेली से बाहर लेकर जाने लगता है, लेकिन अचानक हवेली में पड़े ईंट पत्थर हवा में उड़ते हुए आते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब विमल घबरा जाता है और गुस्से में कहता है, देख, मैं कब से कह रहा था कि हमें बाहर चलना चाहिए, अब हम यहां फंस गए। वे लोग इधर उधर देखते हैं और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उस हवेली में आने और जाने का केवल एक ही मुख्य दरवाजा था। तभी उन्हें एक आवाज आती है, तुम आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मैं यहां से किसी को नहीं जाने दूंगी। विमल और शंकर इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर यह आवाज कहां से आई, और तभी हवा में उड़ता हुआ एक पत्थर आता है और विमल के सिर पर लगता है। विमल के तुरंत ही खून निकलने लगता है। वह अपने आप को संभालता है और तभी दूसरा पत्थर भी उसकी ओर आता है। वह उस पत्थर से अपने आप को बचाता हुआ भागते लगता है। यह देखकर शंकर भी उसके पीछे भागता है और फिर जगह जगह से पत्थर अपने आप उठते और उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वे लोग एक ऐसी जगह पर जाकर खड़े होते हैं जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। विमल अपना खून साफ कर रहा था,
तभी उसे एक ओर से वही सफेद लड़की चलती हुई नजर आती है और वो उस समय उनके करीब आ रही थी। वे दोनों इतना डर जाते हैं कि सीधा ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। सीढ़ियों पर ऊपर जाने के बाद वो माला बिल्कुल वैसे ही बना हुआ था जैसे नीचे का माला था। वही कमरे, वही डिजाइन, सब कुछ बिल्कुल सेम था। उन लोगों ने सीढ़ियों को पार किया ही था कि तभी एक चिल्लाने की आवाज और आती है, बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो आवाज सुनकर विमल और शंकर सहम जाते हैं। नीचे वह लड़की थी और ऊपर वह तड़पती हुई आवाज। शंकर और विमल उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में जाते हैं तो पाते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा है और तड़प रहा है। वे दोनों उस आदमी के करीब जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी का कोई गला दबा रहा है। वह आदमी अपनी गर्दन को पीछे की तरफ कर रहा था। बार बार उसकी जीभ भी बाहर निकल रही थी। उसके दोनों हाथ हवा में थे, लेकिन वह अपने हाथों को अपने गले तक नहीं ला पा रहा था। ऐसा लग रहा था उसके हाथों को भी किसी ने पकड़ लिया है। बार बार उस आदमी की आंखें ऊपर की ओर हो रही थी और आंखों की सफेदी दिखाई दे रही थी। अचानक वह आदमी दम तोड़ देता है। उसे दम तोड़ता देख विमल और शंकर डर जाते हैं और उस आदमी से कुछ कदम पीछे हट जाते हैं, लेकिन दोनों की ही नजर उस आदमी पर थी। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। विमल और शंकर गौर से कुछ पल के लिए उस आदमी को देखते रहते हैं और फिर अचानक वह आदमी झटके से सीधा बैठता है और मुस्कुराकर कहता है, चले जाओ यहां से, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी दोबारा कुर्सी पर टेक लगाकर उसी मुद्रा में लेट जाता है जैसे मर गया है। देखते ही देखते उस आदमी का शरीर अपने आप सड़ने लगता है। विमल और शंकर यह देखते ही उस आदमी से पीछे हटने लगते हैं। फिर उस आदमी का शरीर एक कंकाल में बदल जाता है और एक बार फिर ठीक वैसे ही दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती है जैसे संदूक खोलने पर फैली थी। विमल घबराकर कहता है, यार शंकर, अब हम क्या करें? कैसे निकले इस जगह से? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहां आकर। हमें कैसे भी करके यहां से निकलना ही होगा। शंकर कहता है, लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका है, अब कैसे निकले? विमल कहता है, ये बूढ़ा आदमी कौन है? कहीं रूपचंद तो नहीं? शंकर कहता है, हो सकता है या ये भी हो सकता है, ये आदमी भी हमारी तरह यहां आया आकर। विमल कहता है, शंकर, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है यार, चलते हैं। तभी शंकर को याद आता है कि नीचे एक खिड़की थी जहां उसने एक सफेद लड़की को देखा था। वह खिड़की इतनी बड़ी तो थी ही कि उसमें से कूदकर बाहर जाया जा सके। शंकर विमल से कहता है, हम खिड़की से कूद सकते हैं। नीचे कमरों में बनी खिड़की काफी बड़ी थी। तुझे याद है जिस कमरे में मेरे ऊपर वह कपड़ा गिरा था, मैंने उस कमरे में खिड़की देखी थी। हमें वहीं चलना चाहिए। विमल हाँ में सिर हिलाता है। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सतर्क होकर नीचे जाने लगते हैं। सब कुछ सामान्य था। उन्हें दोबारा कहीं कुछ भी भूतिया नजर नहीं आता। वे लोग जैसे तैसे करके उस कमरे में चले जाते हैं जहां पर उन्होंने खूंटी पर एक सफेद कपड़ा देखा था। शंकर और विमल उस खिड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं कि खिड़की पर चढ़ने के लिए हमें कुछ और सामान चाहिए ताकि ऊपर चढ़ा जा सके, क्योंकि वह खिड़की थोड़ी ऊंची थी। विमल कहता है, मैं बाहर से कुछ देख कर लाता हूं। विमल तो बाहर चला जाता है, लेकिन शंकर उस कमरे में अकेला था। उसके मन में डर तो था कि कहीं दोबारा उसके साथ कोई भूतिया घटना ना हो जाए, लेकिन फिर भी वह हिम्मत किए हुए था और कमरे की दीवारों को अच्छी तरह से देख रहा था। तब उसे कमरे के कोने में पड़ी पायल दिखती है। वह पायल टॉर्च की रोशनी से काफी चमक रही थी। शंकर उस पायल को उठाता है और देखने लगता है। वह समझ गया था कि यह काफी पुरानी पायल है और काफी भारी भी है। शंकर के मन में एक बार फिर लालच पनपता है। उसने सोचा कि यह भी चांदी की है, इसीलिए उसने पायल को अपनी थैली में रख लिया और तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई जिससे शंकर कांप गया। वह आवाज न केवल शंकर ने सुनी थी, बल्कि विमल के कानों में भी वह खतरनाक आवाज आई थी। शंकर को यह एहसास हो चुका था कि यह आवाज उसके पीछे से ही आई है। जैसे ही शंकर पीछे पलटकर देखता है तो खिड़की के बाहर वही सफेद रंग के कपड़े पहनी लड़की खड़ी थी और शंकर को बुरी तरह घूर रही थी।
देखते ही देखते वो लड़की उस खिड़की के बाहर आ जाती है और धीरे धीरे शंकर के करीब आने लगती है। फिर वह शंकर का गला पकड़ लेती है। शंकर आवाज भी नहीं निकाल पाता, लेकिन उस लड़की की चीख दूर तक जाती है। तूने मेरी पायल को क्यों छुआ? मेरी पायल मुझे वापस कर। शंकर मन ही मन सोचता है, जब यह डायन मुझे छोड़ेगी तभी तो मैं इसकी पायल निकाल कर दूंगा। वह अपने दर्द में इस तरह तड़प रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो मर ही जाएगा। वहीं दूसरी ओर विमल भी शंकर के पास आना चाह रहा था। तभी अचानक उसे वही आदमी दिखाई दिया जो ऊपर कमरे में अपने आप तड़प रहा था। इस बार उस आदमी का चेहरा थोड़ा अलग था, थोड़ा डरावना। चेहरा पूरी तरह सफेद था, जबकि आंखें काली और आंखों के गड्ढे भी काले हो रखे थे। वह आदमी कहता है, ले जाओ अपने दोस्त को, वरना अब वह नहीं बच पाएगा। इतना कहकर वह आदमी मुस्कुराता हुआ एक दीवार के आर पार चला जाता है और विमल उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है। वह हाथ में एक डंडा लिए शंकर के पास जाता है तो देखता है कि शंकर दर्द से तड़प रहा है और जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। शंकर हवा में लटका हुआ है, जीभ बाहर निकल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उस बूढ़े आदमी की निकल रही थी। विमल चिल्लाता है, शंकर शंकर, क्या हुआ? फिर विमल आसपास देखता है तो उसे शंकर के अलावा और कोई दूसरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस समय शंकर को ही वह लड़की दिखाई दे रही थी। विमल के हाथ में जो डंडा था, विमल उस डंडे को हवा में इधर उधर मारने लगता है, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। वह लड़की एक आत्मा थी, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि वह तो विमल की नादानी पर हंस रही थी। अचानक शंकर संभला और जमीन पर गिरा। वह खांसने लगा। विमल ने उसकी कमर मस ली और पूछा, तू ठीक तो है ना? शंकर ने हांफते हुए कहा, मैं तो मरते मरते बचा। विमल, जल्दी चल यहां से, वो लड़की मुझे मार डालेगी। विमल शंकर से कहता है, शंकर यार, एक बात बता, हमने तो सुना था कि इस हवेली में रूपचंद की आत्मा भटकती है, लेकिन यहां तो हमें एक औरत की आत्मा परेशान कर रही है। मामला क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो तुझसे कोई पायल भी मांग रही थी, तूने उसकी कौन सी पायल ले ली? शंकर कहता है, यार, वो पायल मुझे यहीं पड़ी मिली थी तो मैंने उठा ली। मुझे क्या पता था कि पायल की मालकिन अभी भी जिंदा है। शंकर और विमल खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी वे पाते हैं कि खिड़की से खून में सने हुए 2 हाथ अंदर की ओर आ रहे हैं और उन हाथों की लंबाई भी बढ़ती चली जा रही है। यह देखकर शंकर और विमल एक एक कदम पीछे करने लगते हैं। वे लोग कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अचानक दोनों को जोर से धक्का लगता है और वे लोग मुंह के बल वापस कमरे में जा गिरते हैं। तब एक आवाज आती है, अब मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम लोग मेरे खजाने तक कैसे आए? मेरा खजाना क्यों लिया? अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। उस आवाज को सुनकर विमल चिल्ला उठता है और कहता है, कौन है तू? सामने आ। क्यों परेशान कर रही है और तेरा इस खजाने से क्या लेना है? यह खजाना रूपचंद का था, तेरा इस खजाने पर कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनते ही वो आवाज कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे वहां कुछ है ही नहीं। लेकिन अगले ही पल गुस्से से गुर्राने की आवाज चारों तरफ से आने लगती है। फिर वह औरत कहती है, रूपचंद, जो रूपचंद का था वह मेरा ही था। मैं रूपचंद की पत्नी कलावती हूं, उसकी हर चीज पर मेरा अधिकार था और रूपचंद धोखेबाज है। इतना कहते कहते वह आवाज कांप उठी, जैसे रो रही हो। वह औरत बोली, मैं कलावती हूं। मेरे पिता पूरे राजस्थान के बड़े बड़े सेठों में से एक सेठ थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक साधारण व्यक्ति रूपचंद से ब्याह दिया। लेकिन मेरे ठाठ बाट तब भी कम नहीं हुए। मेरे पिता ने अपनी दौलत का आधा हिस्सा मुझे दिया, जिसकी वजह से रूपचंद भी अब अमीर सेठों में से माना जाने लगा। उसकी इज्जत भी उतनी ही होने लगी जितनी मेरे पिताजी की थी। लेकिन रूपचंद एक चरित्रहीन व्यक्ति था। यह मुझे विवाह के बाद पता चला। उसे सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से प्रेम था। विवाह के कुछ सालों बाद रूपचंद का रवैया मेरे लिए बदलता चला गया। पहले तो मैं इसकी वजह नहीं समझ पाई,
मुझे लगा काम कारोबार की वजह से वो मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर पता चला कि मेरे साथ रूपचंद ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका संबंध हमारे घर की नौकरानी चंद्रिका से था। वही नौकरानी जो लोगों के घर की जूठन साफ करती है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरे पति का संबंध एक जूठन साफ करने वाली लड़की से? नहीं, कभी भी नहीं। मैं सौतन स्वीकार कर भी लेती, लेकिन वह मेरी बराबरी की होती। ये बात अगर मेरे पिताजी तक पहुंच जाती तो सोचो उनकी इज्जत किस कदर मिट्टी में मिल जाती। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने इस बारे में रूपचंद से बात की और कहा कि वह अपना संबंध चंद्रिका से पूरी तरह खत्म कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगा था रूपचंद यह बात जानकर घबरा जाएगा कि मुझे उसके और चंद्रिका के संबंध के बारे में पता चल चुका है और वह चंद्रिका से संबंध भी तोड़ देगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब रूपचंद को यह बात पता चली कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुकी हूं, तो उसके पर और भी ज्यादा निकल आए। वह चिंता मुक्त हो गया, ऐसे जैसे उसके दिल पर कोई बोझ था और अब उतर गया। उसने मुझे साफ साफ शब्दों में कहा कि मैं चंद्रिका से प्रेम करता हूं और उसे नहीं छोड़ सकता। तुमसे विवाह करना मेरी एक मजबूरी थी और तुम हमेशा एक मजबूरी ही रहोगी। जब मैं अपने पति रूपचंद से इस बारे में बात कर रही थी, तब वहां चंद्रिका भी आ गई और उसे भी यह बात पता चल गई कि मैं उन दोनों के संबंध के बारे में जान चुकी हूं। वह पहले थोड़ा तो घबराई, लेकिन रूपचंद ने मेरे सामने ही चंद्रिका का हाथ पकड़ा और कहा, देख लो अच्छे से इसकी शक्ल, यह तुमसे लाख गुना अच्छी है और मेरा ध्यान भी रखती है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। ये भले ही मेरे घर के जूठन साफ करते हो, लेकिन है मेरी प्रेमिका ही और सदैव रहेगी। मैं उस समय इतना गुस्से में थी कि मैंने चंद्रिका को एक थप्पड़ जड़ दिया। चंद्रिका तो शांत रही, लेकिन रूपचंद मुझ पर भड़क गया और उसने मुझे एक की बजाय 2 थप्पड़ मारे। मैं उस समय खून का घूंट पी कर रह गई, लेकिन उस दिन के बाद रूपचंद की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। मैं रूपचंद को समझने की हर कोशिश करती रही। मैंने अपने दोनों बेटे का वास्ता भी दिया, लेकिन वह जैसे चंद्रिका के प्रेम में खो चुका था, या जैसे चंद्रिका ने उस पर कोई काला जादू कर दिया था। धीरे धीरे हम दोनों में दूरियां इतनी बढ़ती चली गई कि अब वह मुझे मारने पीटने लगा। मैंने कई बार सोचा कि अपने पिताजी से इस बारे में बात करूं, लेकिन हर बार यह सोचकर चुप हो जाती कि मेरे पिताजी बहुत ही गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें रूपचंद की सच्चाई के बारे में पता चला तो वह रूपचंद को नहीं छोड़ेंगे और साथ ही हमारी इज्जत भी कहीं की नहीं रहेगी। मेरे 2 बेटों का क्या होगा? मैं हमेशा इसीलिए चुप रही, लेकिन कौन जानता था कि रूपचंद मेरे साथ ऐसा करेगा। तभी वो औरत तेज आवाज में चिल्लाकर बोली, रूपचंद ने चंद्रिका के लिए मुझे मौत के घाट दिया। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। हमारी बात छोटी सी बहस से शुरू हुई थी और रूपचंद ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसने मुझे इतना मारा कि मैं अधमरी हो गई। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और रूपचंद बेहद गुस्से में था। उसके हाथ में सब्जी काटने वाला बड़ा चाकू था। उसने नहीं देखा कि इससे मैं मर जाऊंगी, मुझे तकलीफ पहुंचेगी, और उसने मुझे गुस्से में बेहद दर्दनाक तरीके से मार दिया। मैं भले ही मर गई थी, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी थी। मैं जीते जी भी दर्द से तड़प रही थी और अब भी दर्द में हूं। मेरा एक एक पल भारी कट रहा है। मैं मरने के बाद भी शांत नहीं रही। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसने मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और चिल्ला चिल्ला कर रूपचंद से पूछ रही थी कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया। तुझे तो मेरे पिताजी ने इतनी धन दौलत दी थी, तो क्यों उनके साथ गद्दारी की और एक नौकरानी से प्रेम किया? मुझ में क्या कमी रह गई थी जो तुझे वह चंद्रिका पसंद आई? लेकिन मेरी एक आवाज भी रूपचंद को सुनाई नहीं देती। मैं दिन रात तड़पती रही और मेरी इस तड़प ने मुझे एक शक्तिशाली आत्मा बना दिया। और फिर बस जिस दिन मुझे वह शक्ति मिली कि मैं किसी इंसान पर अपना कब्जा जता सकती, मैंने उसी दिन रूपचंद को अपना निशाना बना लिया। मैं रूपचंद को मारने के मौके ढूंढते रही,
लेकिन वह किसी न किसी तरह से मुझे बच जाता था और इसी बीच उसे मेरी मौजूदगी का एहसास भी हो गया। वह ये जान चुका था कि मेरी आत्मा उसे परेशान कर रही है। न केवल रूपचंद यह जान चुका था, बल्कि चंद्रिका को भी मेरे होने का एहसास हो चुका था। फिर एक दिन उन दोनों ने इस हवेली से भागने की योजना बनाई। चंद्रिका ने कहा कि हम दोनों यहाँ से सारा धन लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और इस हवेली को किसी और को बेच देते हैं, तो कलावती की आत्मा हमें परेशान नहीं कर पाएगी। यह सुनते ही मैं घबरा गई कि मेरे बच्चों का क्या होगा। रूपचंद ने चंद्रिका की बात मानी और इस हवेली का सौदा एक दूसरे सेठ से कर दिया और फिर एक दिन आधी रात के समय उसने इस घर के खजाने को इकट्ठा किया और यहां से जाने का फैसला किया। लेकिन उस दिन मैं सबसे ज्यादा क्रोध में थी। मेरी शक्तियां दुगनी हो चुकी थीं और फिर मैंने चंद्रिका और रूपचंद दोनों को मार दिया। इतना कहकर कलावती की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पल को याद कर कर खुश हो रही है। उसके दिल को सुकून मिल रहा है। विमल और शंकर शांति से कलावती की यह कहानी सुन रहे थे। एक पल को वे लोग वह भूल गए थे कि उनके सामने एक आत्मा है, एक भूतनी है जो उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। विमल के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह पूछता है, लेकिन तुम्हारे बेटों का क्या हुआ? और अब अक्सर इस हवेली के लिए यही कहानी प्रचलित है कि नौकरानी खजाना लेकर भाग गई थी और रूपचंद ने आत्महत्या कर ली थी। कलावती ने बताया, यह बात मेरे बच्चों के द्वारा ही फैलाई हुई थी। जब मैंने रूपचंद्र और चंद्रिका को इस हवेली में मार दिया था, उसके बाद मेरी आत्मा मेरे बच्चों को दिखने लगी थी। लेकिन वो बच्चे मेरी आत्मा को देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि रो रहे थे, तड़प रहे थे कि उनकी माँ कहाँ चली गई, क्योंकि मेरे बच्चों को तो मेरी मौत के बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने उन्हें अपनी दास्तान सुनाई और उनसे यही कहा, कोई भी मेरे बारे में पूछे कि घर वाले कहाँ चले गए तो कहना, माँ अपने पिताजी के घर गई है और नौकरानी चोरी करके चली गई। पिताजी ने चोरी के दुख में आत्महत्या कर ली। मेरे बच्चों ने ही चंद्रिका की लाश को उस खजाने वाले कमरे में छुपा दिया था। वहां सिर्फ और सिर्फ कबाड़ का सामान पड़ा था। मैंने उसे इस खजाने के साथ दफन कर दिया था जिस खजाने को लेकर वह भागना चाहती थी। रूपचंद की लाश को मैंने एक संदूक में बंद करवा दिया। यह सब मेरे पिताजी का है और मेरा है। उसके बाद यह रूपचंद का था, लेकिन जब रूपचंद ही मेरा नहीं तो यह रूपचंद का खजाना भी नहीं। अब यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जीते जी भी मेरा था और मरने के बाद मेरा है। तुम लोग भी यहां से एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं जा सकते। तभी शंकर रोते हुए कहता है, देखो ऐसा मत कहो, हम तुम्हारी पीड़ा समझ सकते हैं, लेकिन हमें इस खजाने की जरूरत है। मेरी पत्नी बीमार है और उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारा धन चाहिए। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और इतना धन नहीं जुटा सकता। मेरे पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है कि कहीं और से मुझे धन मिल जाए। कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बस कुछ सिक्के मुझे दे दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं। देखो मेरे भी बच्चे हैं, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कौन देखेगा? तुम एक माँ हो, तुमने भी अपने बच्चों को अनाथ पाया है। तुम मेरी पीड़ा समझ सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम भले ही एक आत्मा हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम तड़प रही हो, लेकिन भगवान के लिए मेरे दुख को भी समझो। भले ही तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं था, उसने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, नहीं देख सकता। मुझे दुख है कि मेरी चांद जैसी पत्नी का विवाह मुझसे हुआ, मुझ जैसे अब अभागे से हुआ जो उसका इलाज तक नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं। दिन रात ऑटो चलाता हूं ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी पत्नी को बचा सकें, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं। लेकिन आज की दुनिया पहले की दुनिया से बहुत अलग है। इंसान बहुत परेशान है। कलावती, तुम खुद ही देखो, इंसान का शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा में भावनाएं होती हैं। तुम भी एक आत्मा थी। तुम जीते जी तड़प रही थी, बेबस थी, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हारी तड़प कम नहीं हुई। सोचो,
तो मैं किस कदर परेशान हो रहा हूँगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर बहुत दुखी हूँ। प्लीज मुझे कुछ सिक्के ले जाने दो ताकि मैं अपनी पत्नी का इलाज कर सकूं। अपनी बात कहते कहते शंकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़ सिर को झुकाए हुए कलावती के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इन सिक्कों में ही उसकी पत्नी का भविष्य है। उसके रोने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थी। कुछ देर के लिए वहां बिल्कुल शांति छा जाती है और कलावती की आंखों में भी आंसू थे। आखिर वह भी एक मां थी। उसने भी अपने बच्चों का साथ खोया था। जब वह शंकर की कहानी सुनती है तो एक पल के लिए उसका दिल पिघल सा जाता है और वह चुपचाप वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही कलावती वहां से गायब होती है, विमल जल्दी से शंकर को उठाता है और कहता है, शंकर, वह जा चुकी है, चल अब हमें भी निकलना चाहिए। शंकर अपने आसपास देखता है, उसे भी कलावती दिखाई नहीं देती। वे लोग खिड़की की तरफ जाते हैं ताकि खिड़की से कूद सकें। विमल तो दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन जब शंकर कूदने वाला था तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वापस हवेली में खींच लेता है। यह वही बूढ़ा आदमी था जो कुछ देर पहले विमल से कह रहा था कि अपने दोस्त को बचा लो। उस बूढ़े आदमी को देखकर शंकर कहता है, अब तुम कौन हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। रूपचंद गुस्से से कहता है, मैं रूपचंद हूं, तू यहां से नहीं जा सकता, हमारे सिक्के वापस कर। शंकर गुस्से में कहता है, ये तेरे सिक्के नहीं हैं, कलावती हमें सब सच बता चुकी है, चला जा यहां से। लेकिन रूपचंद शंकर को पकड़कर घसीटने लगता है। शंकर भी गुस्से में कहता है, लगता है तू कलावती के हाथों मरकर खुश नहीं है। पता नहीं शंकर में कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वह भूत प्रेत से डर भी नहीं रहा था। शायद यह सब कुछ उसकी पत्नी के कारण था। उसका अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि उसे यमराज से भी डर नहीं लगा। वह उससे भी लड़कर आया। उसने बूढ़े आदमी को झटके से अपने से अलग किया और कहा, अगर अपनी खैर चाहता है तो चला जा। कलावती की आत्मा अभी भी यही है, ये तू अच्छी तरह जानता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी नहीं मानता और शंकर का गला दबाकर उसे ऊपर की ओर उठाता है। शंकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर विमल शंकर को लगातार आवाज लगा रहा था, शंकर, क्या हुआ? विमल सोचता है कि शंकर अभी तक आया क्यों नहीं, लेकिन उसे क्या पता था शंकर वहां मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। इधर विमल के पास भी ऐसा कोई सामान नहीं था जिससे कि वह चढ़कर खिड़की के अंदर झांक सके कि आखिर शंकर के साथ क्या हुआ। लगभग 5 से 10 मिनट हो जाते हैं। जब शंकर का कोई पता नहीं चलता तो वह जल्दी से हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है तो पाता है कि दरवाजा खुला हुआ है। अब वहां कोई भी ईंट पत्थर नहीं था। विमल दोबारा हवेली के अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन शंकर की फिक्र उसे खाए जा रही थी। वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए उसे अकेला उस हवेली में नहीं छोड़ सकता था। अंत में विमल हिम्मत करते हुए और भगवान का नाम लेकर उस हवेली में चला जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से शांत था। वह अपने दोस्त को आवाज नहीं लगाता क्योंकि उसे डर था कि उसकी आवाज सुनकर कहीं आत्मा फिर से न जाग जाए। वह घबराया हुआ उसी कमरे में जाता है जहां पर रूपचंद शंकर को तड़पा रहा था, उसे मार रहा था। अपने दोस्त को एक बार फिर खतरे में देखकर विमल घबरा जाता है और रूपचंद से अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विमल यह नहीं जानता था कि आखिर यह कौन है। वह बस बार बार यह कह रहा था, छोड़ दे मेरे दोस्त को, छोड़ दे। लेकिन रूपचंद शंकर को छोड़कर विमल को ही पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी शंकर चिल्लाता है, हमारी मदद करो, कोई है यहाँ पर, कलावती हमारी मदद करो। शंकर की आवाज कलावती के कानों तक भी जाती है और जैसे ही उसकी आत्मा वापस उस कमरे में आती है तो रूपचंद को गुस्से से देखती है। लेकिन रूपचंद की आत्मा जैसे ही कलावती की आत्मा को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसे कलावती से बहुत डर रही हो। कलावती के चेहरे पर दर्दनाक गुस्सा था। वह गुस्से से रूपचंद को देख रही थी। उसका देखना ही रूपचंद के लिए काफी था। रूपचंद अपने आप विमल को छोड़ देता है और फिर उसी समय विमल और शंकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। जब वे लोग खिड़की से बाहर कूदे थे तब उन्हें ऐसा लगा था जैसे उन्हें एक नया जन्म मिला है।
एक नई जिंदगी मिली है जिसे अब वह बेहतर तरीके से जी सकते हैं। कुछ देर तक तो दोनों सदमे से बाहर ही नहीं आते। वे हवेली की दीवार से चिपक कर बैठे रहते हैं। जब उन्हें होश आता है कि हाँ, अब वह सुरक्षित है, तब वे लोग वहां से उठते हैं और वापस शंकर के ऑटो के पास जाते हैं। शंकर चैन की सांस लेता है और अपने ऑटो में बैठता है। वह बार बार अपने थैले को देख रहा था। उसकी आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे। शायद यह पहली बार था जब कोई उस हवेली से जिंदा और सही सलामत लौटकर वापस आया था। ये बात तो सच है कि भावनाएं ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीते जी भी रहती है और मरने के बाद भी रहती है। भावना हमेशा आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। हम लोगों को अक्सर भूत प्रेत आत्माएं बुरी लगती है। लगता है कि यह एक बुरी प्राणी है, लेकिन कौन जानता है उनके इस बुरे बनने के पीछे उनके साथ क्या क्या बीती है। उनके बुरा बनने के पीछे का कारण हमेशा उनका बुरा होना नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी दुख तकलीफें, दर्द होते हैं जो उन्हें बुरा बना देते हैं, उन्हें बगावत करने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कलावती के साथ हुआ। शंकर अपने विमल जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश था, जो उसके साथ इस मुसीबत की घड़ी में खड़ा रहा और उसने इस भूतिया हवेली में जाने की हिम्मत दिखाई। फिलहाल शंकर शहर से दूर जाकर एक एक करके उन सिक्कों को बेच देता है और अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाता है। भगवान की कृपा से उसकी पत्नी कुछ महीनों में ठीक भी हो जाती है। लेकिन विमल ने शंकर को यह बात अच्छी तरह समझा दी थी कि वह जितने भी सिक्के लाया है उसी से अपना काम चलाएं, दोबारा उस खजाने की खोज में उस हवेली में न जाए, क्योंकि लालच बहुत ही बुरी बला है। और साथियों, हमारे राजस्थान में तो ऐसी बहुत सारी हवेलियां हैं जो खंडहर के रूप में पड़ी हुई है और उनके अंदर आज भी ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती है कि वहां पर भूत प्रेत घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो वह बहुत ही घूमने लायक जगह होती है और केवल इनको खंडहर का नाम देकर कि ना तो उनकी मरम्मत का कार्य कराया जाता है, ना उन पर कुछ खास ध्यान दिया जाता है। अगर उन सभी हवेलियों को अच्छे से मरम्मत करवाकर तैयार कर दिया जाए तो उन्हें हेरिटेज होटल में बदला जा सकता है, टूरिस्ट के लिए काम आ सकती है। और इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकारों को। और राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जहां पर मेहमानों की ज़्यादा आवभगत की जाती है और राजस्थान को जाना जाता है अपने किलों और हवेलियों की वजह से। लेकिन आज के समय में किले और हवेलियों दोनों की हालत ही बहुत ज़्यादा गर्त में जाती जा रही है और उसकी ओर ना तो सरकारों का ध्यान जा रहा है और ना ही जनता का। पहले तो जनता को भी इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर जो कलाकारी होती है ना, वह आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं निकाल पाते हैं। अब उस समय ना कोई मशीन हुआ करती थी, ना ही इतने संसाधन थे, लेकिन उनकी कलाकृतियां देखकर कर हैरान रह जाते हैं। तो राजस्थान के जो भी साथी है, अगर वो मेरी बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इन लुप्त होती हवेलियों को दोबारा से खड़ा किया जाए। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। राज अनामिका जयपुर, नारायण जाट चित्तौड़गढ़, राहुल सिंह मुंबई, साहिल शेख, रीता तांती वेस्ट बंगाल, सुरेखा आर्य, आज़ाद सिंह दिल्ली, परमिला सोनवने मुंबई, बलविंदर सिंह पंजाब, आंचल जोशी अलवर, रविंद्र आगरा यूपी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी पर।